हमारा मन है दो फर्स्ट सेमेस्टर मुझे व्यवस्थित चीजें अच्छी लगती है, इसलिए पहले आने का पहले काम जमाने कुछ बोल रहे थे भाई नहीं कुछ बोल रहे ये बोल रहे थे मेरे को ज्यादा बोलते हैं मैं ज्यादा बोलता हूँ क्लास कल मैं आप लोगों को कुछ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बोला था, कब नहीं तो नहीं जुड़ पाए सर, कोशिश किए 2-3 बार कोई नहीं जुड़े थे आप लोग, ज्वाइन नहीं हो रहा था सर। मैं करी थी, मैं तो जुड़ा था, मैं 2 घंटे जुड़ा था उसमें। हां जुड़े होंगे, मैं सब ने सर्च किया भेजा था मैं, जिनका नंबर मेरे पास था मैं ग्रुप में भेजा था, ग्रुप में नहीं हूं मैं, इन लोगों को भेजा था मैं। देख कल लास्ट जो फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है, जो हमारे अचेतन मन है, तो अचेतन फ्रायड का कहना था कि व्यक्ति का जन्म से लेकर 4 से 5 वर्ष की अवधि तक उनका जो है अचेतन मन उनका निर्माण हो जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी विधियां भी बताई थी जिससे हम अपने अचेतन मन को आज कभी भी उसमें हम काम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऐसा प्रयोग करते थे वो कि अगर उसके पास कोई बीमार व्यक्ति चला जाता था तो सबसे पहले काम करता था वो उनके अचेतन मन को बदलने के लिए। कर दीजिए कहाँ वहाँ से चल फाइन। तो पहले अचेतन मन में काम करता था, तो वो जो कार्यक्रम था ना उसमें यही बताया जा रहा था कि हमें अपने अचेतन मन में काम कैसे करें, उसको बदले कैसे। फ्रायड यह मानता था कि हमारे सिर्फ 2 तरह की मूल प्रवृत्ति होती है, एक जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति, और हमारे अचेतन मन, ये दोनों आपस में मिलकर ही व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका चेतन मन इस काम के लिए पहले एक्सेप्ट करेगा कि मुझे शिक्षक बनना है, तो हमारे चेतन मन की जो शक्ति है वो मुश्किल से 10% है, और हमारा पूरा शक्ति का खजाना रहता है अचेतन मन में। लगभग वो फिर 80% 90% वो पूरे बुद्धि का मालिक होता है। तो अगर हम उसमें अपना कुछ काम कर ले, अगर उसको हम राजी कर ले इस किसी काम करने के लिए, तो आप अपना पूरा 100% यानी कि पूरा लगा सकते हैं। तो उसमें वही सब बता रहे थे कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने जैसे कि आप सोचेंगे हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा चेतन मन जागृत है, कब अचेतन मन जागृत है और कब अवचेतन। तो उसमें ये विधियां बताई जाती हैं कि कब हम अपने अचेतन मन हमारा जागृत रहता है उसे कैसे पता करें और उसमें हम कैसे कमांड दें। पिछले डे हम लोग क्या पढ़े थे? सामाजिक बालक का सामाजिक विकास देख रहे थे, उससे पहले देखते थे मानसिक विकास, उससे पहले देखते थे शारीरिक विकास, आज देखते हैं संवेगात्मक विकास। बालक का जो है संवेगात्मक विकास किस तरह से, संवेगों की उसकी जो है संवेगात्मक रूप से वे किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से विकसित होते हैं। तो संवेग क्या होता है कि प्रतिदिन हम अपने जो जीवन में खुशी, उत्साह, प्रेम, क्रोध इनका जो अनुभव करते हैं वही संवेग है। एक बार की बात है, जैसे अक्सर हुआ करता है, एक युवक को एक युवती से प्रेम हो गया था, टीनेज में थे, यानी कि उनके संवेगों में उबाल का समय था, लेकिन सिर्फ वो एक दूसरे से नौटंकी कर रहे थे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसी तरह से अब लड़की के जब परिवार वाले थे वो चाहने लगे कि अब इनकी शादी कर दें, तो कुछ उनके लिए सहयोग वर्ग की तलाश शुरू करनी प्रारंभ की। फिर उस लड़की ने ना चाहते हुए भी अपने जो साथी उनके मित्र थे उनसे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। चाहते तो वो भी नहीं थे, बस उनके मन देखने के लिए, मन रखने के लिए, और लड़का भी ये नहीं चाहता था कि उनसे विवाह करे। तो किसी तरह दरअसल फिर बोलते हैं कि आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो मेरे फैमिली वाले किसी और से शादी करना चाहते हैं। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो
तो हम लोग क्या करें, तो बोलते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर सुसाइड कर लेते हैं। अब उनकी संवेगात्मक स्थिति एक दूसरे को दिखाने के लिए एकदम उबाल की अवस्था में थे और दोनों पहुंच गए एक बड़े से पर्वत के ऊपर कि वहां से हम कूद के अपनी जान दे देंगे। कुछ देर मन तो दोनों का नहीं था, ना तो विवाह करने का मन था, नहीं आत्महत्या करने का मन था, बस दिखा रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब ये बोल रहा था कि आप पहले कूदिए, मैं उसके बाद मैं कूदूंगा, वो बोल रहा था कि आप पहले कूदिए। अब लड़कों में थोड़ा संवेग की मात्रा थोड़ा उसमें स्थिरता होती है, तो पहले कूद गया। जैसे ही लड़का कूदा, लड़की चुपचाप घर वापस। कुछ ही देर में आगे बढ़े थे, ऊपर से आवाज आया, मुझे पता था कमी नहीं तो कूदेगा, इसीलिए मैं पहले से पैराशूट पहन के आया था। इसका भी अभी कोई प्लानिंग तो ऐसे होते हैं हमारे संवेग, यानी कि जिसमें प्रेम, उत्साह, क्रोध, हर्ष, विनोद, ये हमारे जो जीवन में रोज आते हैं जाते हैं, उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग के लिए उत्तेजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवेग को अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहते हैं, इमोशन। इमोशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से पैदा हुआ है। इमोवेयर, इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित करना, यानी कि वह सभी कार्य जो किसी काम के लिए आपको उत्तेजित करता है वो क्या है, आपके संवेग। वे सभी काम जो आपको किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता है वो क्या है, संवेग है या इमोशन है। जैसे भय, भय भी एक प्रकार का क्या है, संवेग है। अगर मान ले जाए इस क्लास में कोई शेर आ जाए, शेर की कल्पना नहीं कर सकते, सांप आ जाए, सांप की कल्पना करते हैं, सांप आ जाए, अगर सांप आएगा तो क्या होगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, शरीर से पसीना निकलने लगेगा, व्यक्ति की सोचने की क्षमता जो है क्षीण हो जाएगी। आप ये नहीं देखेंगे कि सर भाग पाया कि नहीं, आप पहले भाग जाएंगे। सोचने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, शरीर से पसीने आएंगे, यानी कि बाह्य परिवर्तन होगा, आंतरिक परिवर्तन भी होगा। इस तरह से जो हमारे मनोदशा में उत्तेजना के कारण जो परिवर्तन आते हैं उन सबको हम संवेग कहते हैं। संवेग की कुछ परिभाषाएं लिख लीजिए जो आया हुआ है एग्जाम में। संवेग होता क्या है, इन परिभाषाओं से हम संवेग को और अच्छे से समझ पाएंगे। संवेग चेतना लिखेंगे रास के अनुसार, ये परिभाषा है रास के अनुसार। रास कहते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व, रागात्मक तत्व, रागात्मक तत्व, पहले परिभाषा पूरी सुनिए लो। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रास यह कहता है कि संवेग हमारी चेतना की, हमारे मन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यानी कि जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग रहेगा, राग रहेगा, लगाव रहेगा, उनके प्रति हम उत्तेजित होते हैं। जिस व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं, उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार के संवेग उत्पन्न आसानी से नहीं होंगे, नहीं उत्तेजना आएगी। आप किसी अपने को कुछ बुरा देखते हैं तो आपके मन में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, तो ये संवेग उनके लिए है जिसके प्रति आपका अनुराग है। अगर ये रागात्मक तत्वों की प्रधानता हो जाए, बढ़ जाए, तो आपके संवेग उत्पन्न होंगे। अगर यानी कि अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई अनुराग नहीं है, राग नहीं है, तो उसके प्रति आपके संवेग उबलेंगे भी नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, खाए पिए नहाए धोए कोई मतलब नहीं, जैसे भी रहे। लेकिन हमें हमारे संवेग किसके प्रति उत्तेजित होते हैं, जिससे हमारा मतलब होता है, जिससे हमारा अनुराग होता है, जिससे हम रागात्मक रूप से हृदय से जुड़े रहते हैं। एक और परिभाषा लिखेंगे, ये परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार है, बहुत छोटी सी परिभाषा है और सटीक परिभाषा है। वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार लिखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की
उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बस इतनी है इनकी परिभाषा। यानी कि कोई भी उत्तेजना जिसके कारण हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन देखे जाते हैं, वे सभी संवेग कहलाते हैं। संवेग की कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि संवेग की क्या विशेषता पाई जाती है। फिर हम देखेंगे संवेग अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से उनको कौन कौन से नाम दिए हैं। संयोग की पहले हम कुछ विशेषताएं देखते हैं, क्या विशेषता पाई जाती है संवेगों में। संवेग प्रत्येक प्राणी में होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सब में बराबर संवेग हो। किसी में किसी संवेग की मात्रा अत्यधिक होती है और किसी में किसी संवेग की मात्रा बहुत न्यून होती है। रहीम कहते थे कि जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज गए बिन काम। यानी कि जिसके हृदय में प्रेम रूपी जो है संवेग नहीं है, वो इस दुनिया में वैसे ही पैदा हो गया है जैसे घास फूस पैदा हो जाती है। संवेग की कुछ विशेषताएं आप नोट करते हुए चलेंगे। संवेग की विशेषताएं लिख लेंगे, हेडलाइन मुख्य विशेषताएं। संवेग की पहली विशेषता यह है कि संवेग जो है में तीव्रता होती है। तीव्रता जब भी आते हैं तूफान के साथ आते हैं। बड़ी तीव्रता होती है संवेग में। जितने ही गति के साथ वे आते हैं उसी आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी को गुस्सा है तो एकदम कुछ भी कर बैठेगा उस समय। तो तीव्रता होती है इसमें, लेकिन इस तीव्रता में व्यक्ति के अनुसार कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे अधिकांशतः यह देखा गया है कि संवेगात्मक जो है उथल पुथल पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अत्यधिक होती है, बड़ों की अपेक्षा बालकों में अधिक होती है। यानी कि वे संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं रहते। इसी तरह व्यक्ति की शिक्षा और दीक्षा भी संवेग की तीव्रता को प्रभावित करती है। जैसे कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसकी संवेग थोड़ा स्थायी रहेंगे, स्थिर रहेंगे। लेकिन अगर कोई अनपढ़ या अशिक्षित व्यक्ति है तो उनके संवेग इतने गुस्सा इतना तेज होगा कि वो पकड़ेगा डंडा और सीधा मारते ही मारेगा। उसके पास मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। यानी कि उनकी संवेग इतने तीव्र होते हैं। इसमें व्यक्ति के अनुसार जो है अंतर पाया जाता है। यानी कि इनकी पहली विशेषता आप ये कह सकते हैं कि संवेग में बड़ी तीव्रता होती है। दूसरी है व्यापकता होती है। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें संवेग पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों में संवेग की मात्रा अत्यधिक है अन्य जीवों की अपेक्षा। लेकिन यह नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के पास ही संवेग है। अगर आप किसी बिल्ली से उनका बच्चा लेके देखिए और बिल्ली से फिर शेरनी बन जाएगी। यानी कि उनमें भी संवेग है, उन्हें भी क्रोध आता है। अब वो हंस तो नहीं सकता, लेकिन क्रोध उनको आता है, क्रोध दिखता है। और भी कुछ संवेग होते हैं जिसे हम उनके समझ नहीं पाते। जैसे किसी बच्चे से आप उनका बाल लेके देखिए, छोटा सा बच्चा है, अगर उन्हें गुस्सा वो दिखा नहीं पाएगा, लेकिन मन में उनके संवेग उत्पन्न होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी में, सिर्फ मनुष्य नहीं, प्रत्येक प्राणी में संवेग पाया जाता है। यानी कि इसमें व्यापकता है, हर स्थान में संवेग पाया जाता है। आगे इनकी विशेषता लिखेंगे। इसमें व्यक्तित्व होती है, यानी कि इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो है संवेग अलग अलग होते हैं। व्यक्तित्व या इंडिविजुअल डिफरेंट कह सकते हैं। यानी कि संवेग तो सभी के अंदर है, लेकिन किसी के अंदर क्रोध अधिक है तो किसी के अंदर प्रेम अधिक है, किसी के अंदर वात्सल्य अधिक है, किसी के अंदर घृणा अधिक है। यानी कि इसमें व्यक्ति के अनुसार अलग अलग विभिन्नता होती है। जैसे कि कोई भिखारी यहाँ भीख मांगने के लिए आए और हो सकता है कि कोई आप में से उठ के 10 रुपये दे दे, कोई ज़्यादा दयालु हो सकता है कि अपने पूरा बटुआ ही निकाल के दे दे, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो उन पर चिढ़ जाए कि रोज रोज यहाँ भीख मांगने के लिए आते हो और कुछ काम धाम नहीं है क्या। यानी एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरह के संवेग हो सकते हैं। तो यानी कि व्यक्तित्व होती है, एक ही परिस्थिति में लोग तरह तरह के व्यवहार करते हैं। आगे लिखेंगे इसमें संवेगों में आपस में संबंध होता है, यानी कि आप कह सकते हैं संवेगात्मक संबंध होता है। संवेगात्मक संबंध होते हैं। जैसे कि एक संवेग जो है
दूसरे संवेग को प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ एक संवेग दूसरे को प्रभावित करता है, इसके साथ साथ एक व्यक्ति का संवेग दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे अपने ऑफिस में अपने बॉस से डांट खा के आया हो, बहुत क्रोधित अवस्था में है, तो सबसे पहले वो अपने गुस्सा किस पे उतारेगा? अपने घर में अपनी पत्नी पे, फिर अपनी माँ के ऊपर या घर के उस सदस्य के ऊपर जिनका उसका बस चलता है। फिर वो किस पे उतारेगा? उनकी पत्नी जैसे हो तो अपनी सास पे उतारेगा, फिर बच्चे पे उतारेगा। फिर यानी कि कोरोना या सर्दी खांसी जुकाम भी संक्रामक नहीं होते, संवेग भी संक्रामक होते हैं। घर का सदस्य अगर खुशनुमा हो, बहुत प्रसन्नतापूर्ण हो, तो आपस सभी सदस्य तो व्यवहार वैसा ही रहेगा। अगर किसी घर में बहुत ज्यादा तांडव की अवस्था है तो घर के सभी सदस्य वैसे ही रहेंगे। यानी कि एक व्यक्ति का संवेग पूरे माहौल को उस तरह से बना देता है। संवेग में आपसी संबंध होता है। कहते हैं ना कि हफ्ते बन के पथरा और कोरे घर के सील, कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो और पत्थर से टकरा जाए, अब पत्थर को तो तोड़ फोड़ नहीं सकता, तो गुस्सा कहाँ पे आके उतारेगा? अपने घर में। तो घर के सील को आके, यानी जिसमें कुछ पिसते उस्ते हैं उसको आके तोड़ देते हैं। तो एक जगह का संवेग कहाँ पे निकला? दूसरे जगह में। यानी कि संवेगों में जो है आपसी संबंध पाया जाता है। सभी संवेग आपस में एक दूसरे से, व्यक्ति भी एक दूसरे संवेग प्रभावित भी करते हैं, प्लस व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। आगे लिखेंगे, संवेग में सिर्फ दो ही तरह के भावों की प्रधानता होती है, वो है सुख दुख की भावना। सारे संवेग या तो आपके उसमें आपके या तो सुख होंगे या तो फिर आपके दुख होंगे। सुख दुख की भावना होती है। जितने भी आपके संवेग है, जैसे कि किसी के प्रति आपको ईर्ष्या हो जाए तो उसमें कौन सी भावना रहेगी? दुख रहेगी। किसी के प्रति आपके मन में प्रेम आए तो कौन सी भावना रहेगी? सुख रहेगी। यानी कि जितने भी संवेग होते हैं उसमें मूल रूप से दो ही चीजें होती है, या तो उसमें सुख होता है या तो दुख होता है। अगर किसी से आपको गुस्सा है, गुस्से में भी दुख होगा, खुशी तो होगी नहीं। आगे विशेषता में और लिखेंगे संवेग की और क्या विशेषता होती है। इससे विचार शक्ति का लोप हो जाता है। विचार शक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विचार शक्ति का लोप हो जाता है। यही कारण है कि क्रोध के आवेश में आकर कई लोग किसी की हत्या कर देते हैं। बाद में वो पछताते हैं कि मैंने ये क्रोधवश मैंने क्या किया। यानी कि हमारे विचार शक्ति का, इससे विचार शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। हम यह समझ नहीं पाते कि जिस समय हमारे मन में संवेग उठी उस समय हम यानी कि स्थिर प्रज्ञ नहीं रह पाते। हमारी जो है सोच है उसमें स्थिरता नहीं रह पाती। एक बार की बात है, अकबर को अपने प्रधानमंत्री का चयन करना था। उस समय अकबर का जो बीरबल आया नहीं था, उससे पहले वे चुनाव कर रहे थे कि किस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसमें कितनी योग्यता है। तो उनके सामने कुछ परिस्थिति रखी गई। परिस्थिति यह थी कि जैसे मैं दरबार में बैठा हुआ हूँ, आप भी दरबार में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि दरबार में सब तरफ आग लग जाए, मैं भी आग से जल रहा हूँ, तुम भी आग से जल रहे हो, सारे दरबारी आग से जल रहे हैं। तब जो आए हुए थे उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन लोगों से पूछा गया कि उस परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो पहला व्यक्ति तो बड़ी खुशी खुशी से बताया, राजा पहले तो मैं आपको बुझाऊंगा, उसके बाद आप बच जाएंगे तो सोचूंगा मैं भी अपने आप को ही बुझा लूं। यानी कि थोड़े से राजा को खुश करने के लिए कि राजा इससे शायद प्रसन्न हो कि मुझे ही प्रधानमंत्री बना दे। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, आप बताइए ईमानदारी के साथ आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, पहले मैं तो खुद को ही बचाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैं आपको बचा पाता हूं या नहीं बचा पाता। यानी कि जब हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, संवेगात्मक रूप से हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, तब हम कैसे व्यवहार करेंगे, यह चीज वो उस परिस्थिति पर निर्भर करती है। आप हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन उस परिस्थिति के आने पर ही पता चलेगा कि आप संवेगात्मक रूप से उस परिस्थिति में कैसे रहेंगे। तो
संवेग ऐसा होता है कि आदमी जैसे बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा हो और संवेग उनके जीवन में जब आता है तो उनकी विचार शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। आगे लिखेंगे संवेग की एक और विशेषता है, इनको एक साथ लिख लेंगे। इस पे कहा है विशेषताओं में आगे लिखेंगे संवेग जो है हमारे मानसिक, शारीरिक और अंतःशारीरिक मानसिक और अंतःशारीरिक तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है। अंतःशारीरिक ये तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों को एक साथ लिखिए। संवेग किन किन चीजों को प्रभावित करता है? हमारे शारीरिक, मानसिक और अंतःशारीरिक, इन तीनों चीजों को संवेग को जो है प्रभावित करता है। शरीर को कैसे प्रभावित करेगा? जैसे कि किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो आप देखेंगे कि उनके जो है गले की नस तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरे तमतमा जाते हैं, यानी कि उनका ये शारीरिक परिवर्तन है। और मानसिक परिवर्तन ऐसे होगा अगर किसी व्यक्ति को किसी के प्रति अगर अच्छे भावना आने लगे, उनके प्रति दया की भावना आने लगे, उनकी जो है सोचने की क्षमता या उनकी शांति की जो है स्थिति बढ़ जाएगी, यानी कि उनके मन में जो है परिवर्तन होगा। इनके साथ ही साथ ये हमारे अंतःशारीरिक ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है, यानी कि आपकी सोच, आपके संवेग, आपके हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही आपके भीतर यानी कि हार्मोन्स जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो और उस आदमी को बहुत डराया जाए, धमकाया जाए, तो इससे हमारे जो पाचन शक्ति के लिए जो आवश्यक हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होना रुक जाता है। यही कारण है कि अगर कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, डरा हुआ हो, तब उन्हें भूख नहीं लगती। उनके जो है अंतःस्रावी जो हार्मोन्स रहते हैं वो काम करने बंद कर देते हैं। यानी कि हमारे संवेग केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को ही प्रभावित नहीं करते, हमारे अंदर जो पैदा होने वाले हार्मोन्स हैं उनको भी प्रभावित करते हैं, यानी कि अंतः शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अगर आप बहुत प्रेम, उत्साह और उमंग में भरे रहते हैं तब आपके जो शरीर की जो कोशिका है उसमें जो श्वेत रक्त कण हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप अवसाद, खिन्नता, उदासी की अवस्था में रहते हैं तो जो आपके श्वेत रक्त कणिका है इनकी संख्या कम हो जाती है, यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का इस पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि लोगों को बीमार पड़ने पर यह कहा जाता है कि आप सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है कि अगर आदमी सकारात्मक बना रहे तो आसानी से ठीक हो जाता है। यानी कि हमारे संवेग न केवल शारीरिक, मानसिक बल्कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करते हैं। ये सारे संवेग के अलग अलग विशेषताएं होगी। संवेग मुख्यतः हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक संवेग को कह सकते हैं प्रशंसनीय संवेग, एक संवेग को कह सकते हैं निंदनीय संवेग। लिखेंगे संवेग को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, प्रशंसनीय संवेग और दूसरा कह सकते हैं निंदनीय संवेग। पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी कह लीजिए, बात वही। प्रशंसनीय संवेग कौन कौन से हैं? प्रेम, और क्या हो सकते हैं? हर्ष, उत्साह, ये सभी प्रशंसनीय संवेग है। निंदनीय संवेग घृणा, क्रोध, ये सब निंदनीय संवेग है। संवेग के कुछ प्रकार लिखे जो मैकडूगल ने बताए हैं। मैकडूगल ने संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं और ये 14 प्रकार के जो संवेग है वो हमारे मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। उनका मानना था कि जो हमारे मूल प्रवृत्ति सारे संवेगों का आधार है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की कुछ
प्रकार बताते हैं और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है और 14 मूल प्रवृत्ति हमारे संवेगों का आधार है। ठीक है, पहला नाम लिखेंगे भय, भय, क्रोध, दूसरा, हाँ पहला भय, दूसरा क्रोध, इसमें लिखे जाओगे बोल दीजिए। भय, क्रोध हो गया, घृणा, वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि छोटे बच्चे के लिए जो हमारे मन में प्यार उमड़ता है उनको कहा जाता है वात्सल्य। करुणा, कामुकता, करुणा के बाद लिखेंगे कामुकता, आश्चर्य और आत्महीनता। कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि मेरा जीवन तो ऐसे ही बेकार है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह के जो हमारे मन में संवेग होता है उन्हें कहा गया है आत्महीनता। आगे लिखेंगे आत्माभिमान। ये जस्ट इनके उल्टा है। कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। आत्माभिमान, आत्माभिमान, एकाकीपन। आगे लिखेंगे एकाकीपन यानी कि भूख, भूख, भूख को भी हमारे संवेग के अंतर्गत रखा गया है। मैकडूगल के अनुसार भूख, 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 हंगर वाला भूख। अधिकार भावना, ये अधिकार भावना यानी कि किसी वस्तु के लिए ये सिर्फ मेरा है, इस पे मेरा हक है, यानी मालिकाना हक के लिए अधिकार भावना, ये हमारे संवेग है। और लिखेंगे कृति भाव, कृति भाव, इस तरह से लिखेंगे कृति भाव, क्रिएटिवनेस और आमोद। इस तरह के 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। आमोद, आमोद यानी कि एक प्रकार से मनोरंजन के जो भाव होते हैं, आमोद। कृति भाव का अर्थ होता है कई आदमियों में ये संवेगों की तीव्रता होती है कृति भाव कुछ कुछ बनाने की। हमेशा वो कुछ कुछ नई तरह की चीजें सोचते रहते हैं कि ये बना लूं, इसको मिला के ये बना लूं, ये बना लूं। ये सारे भाव कृति भाव के हैं। आमोद यानी कि मनोरंजन के भाव। उस समय टीवी में एक विज्ञापन आता था, एक चैनल का विज्ञापन था, बहुत पुराना विज्ञापन था। 2 जुड़वा बच्चे थे और उनके बाप उनको छोड़ के चला जाता है। छोटा सा विज्ञापन था। उनके बाप उनको जन्म के समय ही छोड़ के चला जाता है। जुड़वा बच्चे थे, एक का नाम था मनो और दूसरे का नाम था रंजन। विज्ञापन ये दिखाता था कि कहाँ गया मनोरंजन का बाप। फिर उनके माँ और उनके फैमिली वाले ढूंढते हैं कि मनोरंजन का बाप कहाँ है, ऐसे करके। मनो और रंजन 2 भाई जुड़वा बच्चों के। फिर उनको मिलता है टेलीविजन का एक चैनल, जैसे कि CCN कह सकते हैं, डिस्कवरी इंडिया, कोई भी चैनल का नाम कह सकते हैं। उस समय वो एड आता था कि आ गया मनोरंजन का बाप, ऐसे करके फिर चैनल का नाम दिखाते थे कि यही मनोरंजन का बाप है। आमोद यानी कि वह संवेग जो हमारे मन में हर्ष का अतिरेक पैदा करे, खुशी की जो है भावना पैदा करे, उसे आमोद कहा गया है। अब देखते हैं कि संवेगात्मक विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से होते हैं। विपरीत लिंगी जो आकर्षण होता है वो कामुकता है। आगे देखेंगे जो संवेग होते हैं, संवेग को 3 भागों में बांटा गया है। हम समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट सकते हैं कि जो संवेगों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होता है। इसे हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जैसे हम सामाजिक विकास, मानसिक विकास या अन्य अवस्थाओं में देखे थे, वैसे ही इनमें भी देखेंगे। तो 3 भाग में आप लोग बांट लेंगे। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और ऐसे चुप हो गए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। बालक जब जन्म होता है तो कल परिभाषा देखे थे कि बालक जब जन्म होता है तो बालक ना तो सामाजिक होता है
और न ही असामाजिक होता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो एक कोरा कागज होता है बाद में। लेकिन यह परिस्थिति अत्यधिक समय तक नहीं रह पाती, ये पढ़े थे हम लोग। तो ब्रिजेश का एक परिभाषा देखिए, सहसावस्था में था, ये परिभाषा आया हुआ है। ये परिभाषा कई तरह से पूछा गया था कि सहसावस्था में क्या विशेषता पाई जाती है। ब्रिजेश कहते हैं कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना एक्साइटमेंट होती है, और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग उसमें सभी संवेगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रश्न कैसे आया था? सहसावस्था में उत्तेजना, प्रश्न ऐसा था कि उत्तेजना किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? आंसर था सहसावस्था, यानी कि उत्तेजना ही। और बदल के इस क्वेश्चन को पूछे थे कि उत्तेजना किस वर्ग की विशेषता है, ये पूछा था। और ये पूछा था कि ब्रिजेश के इनका परिभाषा ही पूछा गया था कि ये जो परिभाषा है वो किनके अनुसार है। तो उत्तेजना ऐसे होती है कि बालक जो है अपने मनोभावों को बोलकर बता नहीं सकता, कहकर नहीं बता सकता, तब वो अपने हाथ पैर पटक के, रो के, अपनी माँ को अपनी ओर आकर्षित करके जो है अपने उत्तेजना के द्वारा अपने भाव को प्रकट करने की जो है कोशिश करता है। यानी कि उनके पास केवल एक ही संवेग होते हैं, उत्तेजना। ये कहना है ब्रिजेश का। फिर उनमें धीरे धीरे संवेगात्मक, ये प्रश्न भी आया है कि 2 वर्ष के बाद जो है, या सहसावस्था में ही 2 वर्ष के पश्चात उसमें संवेगात्मक विकास होने प्रारंभ हो जाते हैं। और वे प्रेम और क्रोध, ये सामाजिक विकास में पढ़े थे, प्रेम और क्रोध जैसे संवेग हैं, इनमें इनको समझ पाता है कि कौन मेरे प्रति क्रोध कर रहा है और कौन मेरे प्रति प्रेम कर रहा है। बालक प्रारंभिक अवस्था में केवल मुस्कुरा कर ही अपने संवेगों को प्रकट करता है। फिर धीरे धीरे वो हंसना सीखता है। रो कर, तो जैसे बचपन में जन्म लेते ही बालक जो है रोने लगता है, तो रोना जन्म लेते ही उनके संवेग नहीं है, तो एक प्रकार की उनकी एक शारीरिक क्रिया है। अगर बालक जन्म लेते समय रोए ना तो क्या होगा? तो उनको रुलाया जाता है। कबीरदास जी कहते थे ना कि क्या कहते थे कबीरदास कि जब मैं पैदा हुआ तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि जब हम रोए हम मरे जग क्या है, यानी कि हम मरे जग रोए, जब हम मर जाए तब जग रोए। इसका कारण ये रहता है कि बालक का जब जन्म होता है तो तब उन्हें सांस लेना भी नहीं आता, और सांस लेना भी प्रारंभ नहीं सीखा रहता है कि सांस कैसे लेना है। और सांस लेना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है कि कैसे हमें सांस लेना चाहिए। तो बालक को रुलाया जाता है, अगर नहीं रोते तो उनको कचक कचक के रुलाया जाता है, रो। फिर उनके रोने से ही परिवार के लोग खुशी मनाते हैं। वो इसलिए कि अगर बालक रोएगा नहीं तब तक वो सांस नहीं ले सकता, तो उनको वो अच्छे से सांस ले पाए, उनका फेफड़ा काम करे, इसलिए उनको रुलाया जाता है। तो पहले सबसे बालक जो है क्या होगा, फिर बाल्यावस्था में देखेंगे, इसमें सहसावस्था में जो हमारे संवेग है मुख्य रूप से 2 ही संवेग पाए जाते हैं, क्रोध और प्रेम। और इस अवस्था में जो है संवेग जो है प्रारंभ होते हैं, यानी कि उनका पूरा विकास नहीं हुआ रहता, यानी कि विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। संवेग के संबंध में बाल्यावस्था में संवेग के संबंध में क्रो एवं क्रो कहते हैं, क्रो एवं क्रो इस संबंध में कहते हैं कि बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बालकों के संवेग में निरंतर परिवर्तन होता है, और ये अलग पॉइंट है और वाला साथ में मत लिखिएगा। और यह होता है कि जो संवेग है
इसमें विभिन्न तरह के संवेग पाए जाते हैं, जैसे कि यह अवस्था वह अवस्था होती है जब बालक जो है किसका सक्रिय सदस्य हो जाता है, सक्रिय टोली का सक्रिय सदस्य इसमें बनता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, सदस्य बन जाता है ना। तो किसी टोली का सदस्य बन जाता है तो जो टोली होते हैं, तो टोली के नेता है या टोली के सदस्य है, उनके प्रति उनके मन में प्रेम, अपनात्व, इन तरह के जो भाव पाए जाते हैं। जो और विपरीत टोली होते हैं उनके प्रति घृणा, ईर्ष्या और द्वेष के भाव पाए जाते हैं। मुखर संग हमने खेला बदमाश आदमी हूं मैं, ऐसे हो रहे हैं। इस संबंध में एलिस क्रो कहते हैं, एलिस क्रो इसी बात को एलिस क्रो बता रहे हैं कि बालक सामान्य रूप से बाल्यावस्था में लिखेंगे, ये अभी अभी जोड़े हैं, जाने जाऊंगा ऐसे बोल रहे हैं। बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है। इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष इस तरह से लिखेंगे, विद्वेष यानी कि द्वेष, उनका विद्वेष अस्थायी होता है। अगर बालक बाल्यावस्था का है, अगर उनके माता या पिता उनको डांट दे, बड़ा बदमाश है तू, और 2 चपत भी लगा दे, 10-15 मिनट, आधे घंटा, ज्यादा रोटने वाला है तो 1 घंटा, उसमें मान जाएगा कि उनका जो विद्वेष है वो अस्थायी है, दिन भर गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन किशोरावस्था के किसी बालक को कोई डांट दे तो हो सकता है कि दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन, पता नहीं, उसका संवेग के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन में उस चीज को भुला पाए। तो इस उम्र में जो हमारे संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अगर उसको मार लो, पीट लो, भूल जाते हैं आसानी से। आप लोग प्रयोग करके देख लेना। अब देखते हैं किशोरावस्था में सहयोग का विकास किस तरह से होता है। इसमें कोल एवं ब्रूस की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने से 2 फायदा होते हैं। एक फायदा यह है कि परिभाषा याद रह जाती है, दूसरी फायदा ये परिभाषा आए हुए हैं, तीसरी फायदा ये परिभाषा से हम ये समझ सकते हैं कि इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। कोल एवं ब्रूस कहते हैं कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यानी कि संवेगों में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, यानी कि पल में तोला और पल में मासा की स्थिति रहती है। किसी समय कुछ चीजें अच्छा लगता है और किसी समय कुछ चीजें वही चीजें बुरी लगने लगती है। कभी बच्चा अकेला बैठा रहता है तो कभी समूह में देखा जाता है। और बाकी विशेषताएं हम लोग लगभग देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं कि जो किशोरावस्था होती है, ये जो विशेषता हम लोग देख रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, एक दूसरे जो विकास की अवस्था है, ये एक दूसरे को प्रभावित करने वाली या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो विशेषताएं हम अभी संवेगात्मक विकास में देख रहे हैं, यही जो मिलती जुलती हुए जो है विशेषताएं हम लोग सामाजिक विकास में भी देखे थे। यानी कि बालक का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक ही इस तरह से ऐसे कॉलम बना के एक ही जगह आप तीनों को छांट के भी रख सकते हैं। वे विशेषताएं जो तीनों में काम आएंगी, संवेगात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक। शारीरिक अलग हो जाएगा, शारीरिक विशेषताएं थोड़ा डिफरेंट टाइप की रहती है। तो आप लोग ये होमवर्क करके देखेंगे कि कौन कौन से जो संवेगात्मक विकास की अवस्था है और मानसिक और सामाजिक ये मिलती जुलती है, या तीनों को एक साथ लिखेंगे। और दूसरा काम, जैसे कि हमने इससे पहले जो संवेगात्मक विकास पर है,
सॉरी मानसिक विकास पढ़े, सामाजिक विकास पढ़े, शारीरिक विकास पढ़े, अब पढ़े हैं संवेगात्मक विकास। अब हम लास्ट में भी देखेंगे कि इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो हम विकास के प्रभावित करने वाले कारक में 6-7 कारक ऐसे देखे थे जो सब में को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब, आहार, रोग, बुद्धि और ये सब। तो आप इसको भी अलग से कॉलम वाइज छांट के रखेंगे कि कौन कौन से संवेगात्मक विकास के अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक है जो सभी प्रकार की अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे संवेगात्मक विकास को और कौन कौन सी चीजें जो है प्रभावित करती है। यानी कि वे कारक जो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, किसी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम रहेगा ही, वातावरण रहेगा, जो 6-7 कारक है वो रहेंगे, उनको छोड़ और कौन कौन से कारक है। मेरे लिए एक चेयर यहाँ रखा दीजिए ना आप लोग, तो सब चेयर में बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे कारक जो है हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जो हम कारक देख चुके हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे और नए कारक देखते हैं जो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला लिखेंगे थकान। अगर कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ हो तो स्वाभाविक रूप से उसमें चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। थकान जो है हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अभिलाषा लिखेंगे दूसरा, अभिलाषा, इच्छा, विल। अभिलाषा अगर उनकी पूर्ण हो जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर उनके संवेगात्मक जो है मंजुलिका बन जाते हैं, हम राजा को मारबो, उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई तो ये हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि वो फिर उनके अवचेतन मन में चला जाता है कि ये मुझे करना ही है, तो बाद में समय पाकर विकृत अवस्था में फिर बाहर आता है। सामाजिक स्वीकृति हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगर कोई बालक कुछ चीजें बोलता है, अगर वो गलत बोलता है तब यह होना चाहिए, सामाजिक स्वीकृति लिखेंगे, सामाजिक स्वीकृति। अगर वो गलत बातें कह रहा है तो परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके द्वारा उन्हें समझाकर, तो उनको समझाना चाहिए कि अच्छे से समझाना चाहिए, प्रेम पूर्वक, कि आप गलत बोल रहे हो। अगर कोई अच्छा बोल रहा है, सही बातें कर रहा है, तब उनके लिए स्वीकृति दी जानी चाहिए। जो तुमने कहा वो बहुत अच्छा है, इसी तरह की आइडिया हमें देते रहा कीजिए। तो अगर उनके विचार को, उनके संवेद को समाज से स्वीकृति मिलती है तब उनका जो है संवेगात्मक जो है विकास अच्छे से होगा। अगर किसी बालक को बुरी तरीके से बार बार डांट के उनके विचारों का दमन कर दिया जाता है तो अगर वह अच्छा सोचेगा तो भी फिर समाज के सामने, परिवार के सामने नहीं बता पाएगा कि इस तरह से मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो बालकों के विकास में इस चीज़ को ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनको सामाजिक स्वीकृति मिलना चाहिए। अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उनको हल्के से बोल के ये गलत चीज़ है मना कर देना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं तो हम उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो ये सामाजिक स्वीकृति बालक के संवेगात्मक विकास को बहुत अत्यधिक प्रभावित करती है। अभिलाषा, थकान, ये सारी चीजें प्रभावित करती है। सर अभिलाषा एक बार और समझाइए ना। अभिलाषा यानी कि हम कुछ चाहते हैं पाने के लिए, अगर जीवन में नहीं पाते, हमारी चाहत रहती है कि हम डिप्टी कलेक्टर बने या कलेक्टर बने और हमारी यह इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति असंवेगात्मक रूप से भी अस्थिर हो जाता है। कई व्यक्ति तो ऐसे भी रहते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं कि मैं ये नहीं बन पाया तो मैं अब जीवन ही बेकार है। तो हमारी जो चाहत होती है, अत्यधिक चाहत, वो हमारी जो है संवेग को प्रभावित करती है। मति अति नीच, ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीर जग, जुरे न छाछी। यानी कि चाहत तो इतनी है कि दरिया पार कर जाए। हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा रहेगा, चाहत तो इतनी है कि दरिया पार कर जाए और ताकत इतनी भी नहीं कि एक पग आगे बढ़ाए। यानी कि आदमी तो चाहता है कि मति अति नीच,
यानी कि उनकी क्वालिटी इतनी भी नहीं है कि वो थोड़े से मक्खन भी जुड़ा पाए। मति अति नीच उच्च रुचि आशी, और चाहता घी है, चाहिए अमी जग, यानी कि पूरे संसार को अमृत चाहिए, चाहिए अमी जग, जुड़े न छाछी, और उनकी काबिलियत इतनी भी नहीं है कि छाछ भी इकट्ठे कर पाए। तो ऐसी जब इंसान की अभिलाषा जग जाती है और उन अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाता, तो फिर उनके संवेगों की फिर अस्थिरता तो होनी ही है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज प्रभावित करते हैं। विद्यालय, शिक्षक और विद्यालय का वातावरण एक साथ लिख लेंगे। विद्यालय, शिक्षक और विद्यालय का वातावरण एक साथ प्रभावित करता है। विद्यालय, शिक्षक और विद्यालय का वातावरण। मानसिक योग्यता भी हमारे संवेगों को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति एकदम तीव्र बुद्धि का है तो हो सकता है कि वह संवेगात्मक रूप से स्थिर हो। मानसिक स्थिति, उनकी मेंटलिटी, व्यक्ति की मेंटलिटी प्रभावित करेगा इस संवेग को। अगर कोई सकारात्मक बुद्धि का आदमी है तो हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो हिले ना। नकारात्मक आदमी है तो थोड़ी थोड़ी बातों में आदमी हिल जाता है। आज सुबह सुबह मुझे चाय ही नहीं मिला, इसलिए आदमी परेशान है। हो सकता है कि तांडव भी कर दी इसके लिए वो। तो आदमी की मेंटलिटी उनके संवेगों को बहुत प्रभावित करती है। आगे आप देखते हैं संवेग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बाद नया चैप्टर देखते हैं, सीखना, लर्निंग। हाँ, अभी हमने क्या क्या देखा? संवेग देखे, संवेग की विशेषताएं देखी, संवेग के दो प्रकार देखे। इसके साथ हमने क्या देखा? संवेग के प्रकार देखे, संवेग के मुख्य दो प्रकार देखे, सकारात्मक और नकारात्मक, निंदनीय या प्रशंसनीय। और देखे मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 प्रकार के होते हैं जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। उनके बाद हमने देखा कि संवेग को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ, अवस्थाओं के अनुसार भी देखा। इतना फास्ट चल रहा है हम लोगों का क्लास, देखो एक साथ इतने चीजें पढ़ लिए। अब देखते हैं लर्निंग। लर्निंग यानी कि सीखना। हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, फेवरेट विषय। सीखना ये नया चैप्टर है। इसे मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र की भाषा में अधिगम कहा जाता है। अधिगम, अधिगम आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अधिगम, लर्निंग, अधिगम या सीखना। सीखने की प्रक्रिया जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा में ही देखे थे। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने में यानी कि निरंतरता होती है। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अगर निरंतरता रहती है यानी कि विकास आवश्यक नहीं है कि केवल विद्यालय में ही सीखे। विद्यालय अगर छोड़ दे वो, तो विद्यालय के बाद भी वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने आस पड़ोस से, समाज से, वातावरण से, दोस्तों से, रोड चलते हुए, टेलीविजन से, सिनेमा से, यानी कि निरंतर आदमी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। हो सकता है कि इसकी सीखने की जो है गति वह तीव्र या मंद हो सकती है, लेकिन सीखना कभी रुकता नहीं है। तीव्र या मंद हो सकती है लेकिन सीखना कभी रुकता नहीं है। यानी कि हम निरंतर तो सीख ही रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है इसके साथ, हम सार्वभौमिक रूप से सीख रहे हैं, यानी कि सब जगह सीख रहे हैं। केवल व्यक्ति विद्यालय में, पाठशाला में, कोचिंग संस्थानों में ही नहीं सीखता, हर जगह सीखता रहता है। आपने साइकिल चलाने सीखी, मोटरसाइकिल चलाने सीखी, मोबाइल चलाने सीखे, या विभिन्न तरह के व्यवहार सीखे, ये अपने आस पड़ोस के वातावरण से सीखे। यानी कि हर जगह आदमी कुछ न कुछ सीख ही रहा है। इसलिए वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। आदमी का विकास हो रहा है मतलब वो कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। परिभाषा लिख लेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषा है वुडवर्थ की। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा परिभाषा आते हैं। जितने भी आपको परिभाषा देखने हैं इस चैप्टर से ही देखना, सीखना से सबसे ज्यादा परिभाषा पूछे गए। वुडवर्थ कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है।
सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब देखते हैं सीखने का अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि आप एक आम लेके जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक बंदर आ गया और वो बंदर आपके हाथ से आम छीन ले, तो ये आम का छीनना वो कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। उनको खाने का मन लगा, उन्होंने छीन लिया। और वही आम आप लेके जा रहे हैं, रास्ते में कोई बालक आपको देख ले और उनको वो आम खाने का मन लगे, तो आपसे छीनेगा नहीं बल्कि मांगेगा कि ये आम मुझे दे दो, मुझे खाने का मन है। या ऐसे मुख मुद्रा बनाएगा जिससे आप जान लोगे कि इन्हें आम खाने का मन कर रहा है। तो व्यवहार में आए ये परिवर्तन सीखने का एक लक्षण है। यानी कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, बंदर ने कहीं से सीखा नहीं, ये इनकी मूल प्रवृत्ति थी, लेकिन उस बालक ने अपने आस पड़ोस से, वातावरण से कहीं से सीख लिया, जान लिया कि ये छीनना नहीं चाहिए, अगर वो चीज़ मैं उससे मांगू तो ये दे सकता है। तो व्यवहार में आया हुआ यह परिवर्तन क्या है? सीखना है। सीखने की परिभाषा देते हुए सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे कि सीखना एक प्रकार से अनुभव है, व्यवहार में परिवर्तन है। क्या लिखेंगे? सीखना जो है व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है, अनुभव द्वारा। सीखना अनुभव द्वारा आया हुआ, व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। यानी कि कोई भी अनुभव के द्वारा अगर हम सीखते हैं, हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, वो एक प्रकार से सीखना है। जैसे कि एक छोटा सा बालक है, अभी वो शैशवावस्था में है, यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था में है, अपने माँ से बहुत सारी जिदें मनवा लेता है और उनकी माँ उनकी जिदें पूरी कर देता है, लेकिन अपने पिताजी से ज़्यादा जिद नहीं करता, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें 2-4 तमाचे लगा देते हैं। ये उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से जाना कि अगर पिताजी से ज़्यादा जिद किया जाए तो पीट पाट देते हैं। तो उनके अनुभव से उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अब जिद करना है तो मम्मी से करना है, वो पूरी कर देती है। तो यही उनका सीखना है कि सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लिखेंगे जो लगातार एग्जाम में आई हुई है, छोटी-छोटी परिभाषाएं हैं। डॉक्टर मेस कहते हैं, यूपी टेट में आया था, 2-3 बार आया हुआ है। डॉक्टर मेस कहते हैं कि हम करके सीखते हैं। छोटी सी परिभाषा है डॉक्टर मेस का, हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस के अनुसार लिखेंगे कि हम करके सीखते हैं। हो गया। गेट्स व अन्य के अनुसार लिखेंगे कुछ परिभाषा। गेट्स या और इनकी ही अन्य मित्र है, गेट्स व अन्य लिखेंगे और लिखेंगे परिभाषा। गेट्स व अन्य, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि इन्होंने एक चीज और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रशिक्षण। गेट्स ने इसमें क्या जोड़ दिया? प्रशिक्षण जोड़ दिया। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। पियाजे के अनुसार देखेंगे सीखना क्या है। जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की पूरी थ्योरी दी थी, जीन पियाजे कहते हैं कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। 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 स्किनर के अनुसार देखेंगे सीखना क्या है। सीखना उत्तरोत्तर, सीखना उत्तरोत्तर सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, व्यवहार लिख लेंगे बीच में, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि हमारे व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य
करने की जो क्षमता है वही सीखना है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, यानी कि एक के बाद एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एक लास्ट परिभाषा लिखेंगे, ज्यादा में आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन ये सारे परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, आई हुई है और आने के बहुत चांसेस है। गिलफोर्ड के अनुसार लिखेंगे, गिलफोर्ड यह कहते हैं कि व्यवहार के कारण, गिलफोर्ड यह कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड यह मानते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही सीखना है। अब सीखने की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये योकम एवं सिम्पसन के अनुसार है। योकम, दो मनोवैज्ञानिक है योकम और इनके मित्र है सिम्पसन। सिम्पसन, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की कुछ विशेषताएं हैं। सीखने की क्या विशेषता है? सीखने की क्या विशेषता है ये देखेंगे। योकम एवं सिम्पसन दो मित्र है। सिंपसन है कि सिंपसन है? सिम में छूट जाता है, सिम्पसन, सिम्पसन, योकम एवं सिम्पसन, सिम्पसन, योकम एवं सिम्पसन। पहली विशेषता यह है कि सीखना जो है संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, अनवरत चलता है। सीखना जो है व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ये तो सभी लोगों ने ये बातें बताई है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, यानी कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। और इस हो सकता है कि इसके सीखने की गति में तीव्रता या मंदता हो सकती है। एक ऐसी कहते हैं कि जोक्स है कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरो काटता है, हीरे को हीरा काटता है और जहर को जहर काटता है। देखना आपको भी एक दिन कुत्ता काटेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहते कि धन को धन कमाता है, ठीक है, प्रेम को प्रेम कमाता है, तो ज्ञान को ज्ञान कमाता है। इस तरह से कोई नहीं कहता कि जो ज्ञानवान है वही ज्ञान को प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवत के 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और आगे है कि वही व्यक्ति अपने इंद्रियों को जीत सकता है। जितेंद्रियम, यानी कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है वही ज्ञान को अर्जित करता है। यानी कि वो सीखेगा कैसे, उनका सीखना जीवन भर कैसे चलेगा अगर वो श्रद्धावान है। श्रद्धावान का अर्थ होता है अपने को स्वयं छोटा समझ के या उनसे निम्न समझ के, वो अपने आप को खाली समझ के सीखने के लिए अगर कोई व्यक्ति तत्पर हो तब वो सीख पाएगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अपने हमारे कॉलेज में भी बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं वो ये नहीं कहता कि मैं फलाने विषय का प्रोफेसर हूँ। अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ये कहेगा कि मैं फलाने विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और कुछ बातें आपसे अपनी रखना चाहता हूँ। इस तरह का उनका अपना परिचय होता है। अगर वो कहें कि मैं इस विषय का प्रोफेसर हूँ, मेरे से बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, अगर व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करें, समझ लीजिए कि उनका कोटा पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा फिर वो नहीं सीख पाएगा। यानी कि व्यक्ति जब तक विद्यार्थी है तब तक सीखता है। जिस दिन वो फिर प्रोफेसर बन गया या फिर गुरु बन गया, फिर यही उनकी गुरुता उनको नीचे ले आती है। अगर आपको किसी झरने से अगर आपको पानी पीना है तो आपको अपनी दोनों अंजुली उनके नीचे ले जानी पड़ेगी, तभी आप उस झरने से पानी का जो है सेवन कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि झरना उठ के आपके हाथों में आए तो आप नहीं जो है पानी नहीं पी सकते। ऐसा ही हुआ जब रामायण में रावण की जब मृत्यु हुई, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो जब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण भले ही
आसुरी प्रवृत्ति से की ओर से युद्ध कर रहा था, लेकिन था तो वो बहुत प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता थे। जितने ही बड़े पराक्रमी थे उतने ही बड़े विद्वान भी थे। होना यह चाहिए कि वो अपनी मृत्यु की अंतिम अवस्था में है, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति इस धरा से चला जाए, इससे पहले हम उससे कुछ सीख लेते हैं। तो उन्होंने सीखने के लिए अपने छोटे भाई को भेजा, लक्ष्मण को, और उनके पास जाके खड़े हो गए, तो बता क्या बताने चाहते हैं। अब भले वो जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन विद्वान व्यक्ति है, उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। अब मरे हुए आदमी से आप क्या करवा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसे मार सकते हो, तो मरने वाला खुद ही है। उन्होंने बताने से मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा। फिर लक्ष्मण अपने बड़े भाई के पास आए कि बताए कि रावण कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उनसे पूछे कि आपने उनसे बात कैसे की, कैसे, तो बताए मैं उनके सिर के पास जाके खड़ा हुआ, यानी कि उनके मुड़ में बैठ गया और जाके बोला कि बता कुछ ज्ञान की बातें। मेरे भाई बोले हैं कि कुछ बता सकते हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, आप उनके पैरों के सामने जाके खड़े होना। पैरों के सामने से तात्पर्य है कि विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना कि ज्ञान क्या है, वास्तविक जो है शिक्षा क्या है, इस धरा से तुम जा रहे हो तो तुम अपना कुछ जो अनुभव बताओ। तब लक्ष्मण ने वैसा ही किया, उनके पैरों के सामने जाके खड़े हुए और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछे कि आपका अनुभव क्या है, आप हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, मूल शिक्षा आप अपनी बताइए। तो उन्होंने सिर्फ 3 बातें बताई कि व्यक्ति को 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति अगर विनम्र हो, श्रद्धावान हो, तो उसकी जो है शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, नहीं तो बीच में अटक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीखना परिवर्तन है, लिखेंगे सीखना परिवर्तन है। दूसरी विशेषता, अब व्यक्ति में मानसिक परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है, उनके भावों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, सीखना है। सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक होता है। सीखना, तीसरी विशेषता लिखेंगे, सीखना सार्वभौमिक होता है। इससे क्या तात्पर्य है, सभी जगह से चाहे वो विद्यालय हो या फिर बाहर। हाँ, इसके साथ साथ ही इसका अर्थ ये भी है कि सीखना सार्वभौमिक होता है। केवल इंसान ही नहीं सीखता, सभी प्राणी सीखते हैं। मनुष्य ही नहीं सीखता, जीव जंतु भी सीखते रहते हैं। ये अलग बात है कि जीव जंतु की सीखने की जो है क्षमता मनुष्य की अपेक्षा कम होती है, लेकिन वो भी कुछ न कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। यानी कि जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, जानवर है, ये भी कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं मनुष्य के अलावा। एक दिन की बात है, मैं देख रहा था कि एक बंदर थे। वो बंदर बेल खाना चाहता था। बेल जो पका हुआ गर्मी के दिन में आता है ना अधिकतर, तो वो बेल खाने के लिए उनको तोड़ना तो उनके लिए बड़ी आसान बात है, तोड़ लिया। अब उनसे अंदर का जो उनका जो खाने वाली पदार्थ है उनको निकाले कैसे, तो उन्होंने एक छोटा सा पत्थर लाया और उसको जोर जोर से मारना शुरू किया और फट गया। फिर अंदर की चीज़ें निकाल कर खाना शुरू कर दिया। सभी प्राणियों में वनमानुष के बाद सबसे अत्यधिक बुद्धि वाला होता है बंदर। अगर आप उन्हें केले दे दे तो वो केले को सीधा नहीं खाएगा, पहले उनकी छिलके उतारेगा, फिर खाना शुरू करते हैं। अगर मूंगफली दे दे तो गाय बैल को अगर दे दे तो वो पूरा मूंगफली सीधे खा देंगे, लेकिन बंदर क्या करते हैं, पहले उनकी छिलके उतारेगा, फिर अंदर का जो मूंगफली का बीज है इनको खाते हैं। वो कहीं से सीखे है ना वो भी। तो वो बंदर क्या किया, वो उस बेल को तोड़ा और खाना शुरू किया। पास में और बंदर भी ये देख रहे थे, बंदर तो होती ही नकलची है, वो भी वैसे ही तोड़ लिया और उठाया वो पत्थर और मारा जोर से। वो सही निशाने पे नहीं लगा, उसकी तरह वो सीखे नहीं थे, उनके हाथ नहीं पड़ा। वो फिर उस बेल को भी छोड़े, उस पत्थर को भी छोड़े और दूसरे पेड़ में जाके लटक गया फिर। यानी कि मनुष्य ही नहीं सीखता है, हर प्राणी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है हमेशा। अब मनुष्य ने की बौद्धिक क्षमता अत्यधिक है, तो उन्होंने, हम जो फ्रांस के लोग सीख रहे हैं, अमेरिका के लोग सीख रहे हैं, विदेश के लोग भी सीख रहे हैं, तो उनके ज्ञान का भी हम लोग फायदा उठा पा रहे हैं। और उनकी संपर्क शक्ति इतनी नहीं है कि अमेरिका के बंदर ने कुछ नया सीखा हो, या ये भारतीय बंदर उनको बता पाए कि बेल कैसे तोड़ा जाता है। सीखना, आगे विशेषता लिखेंगे, सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है, यानी कि एक अनुभव, समझ देख रहा हूँ। सीखना अनुभव का संगठन है, यानी कि एक अनुभव दूसरे अनुभव का में योग बनकर
वो हमारे सीखने को जो है में वृद्धि करता है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, या फिर एक विषय जो आप सीख रहे हैं, इसी सीखे हुए ज्ञान को दूसरे जगह प्रयोग करके अगर हम कुछ नया सीखते हैं तो ये सभी सीखना एक सम्यक रूप में संगठनात्मक रूप ले लेता है। जैसे कि पहले आपने एक गिनती सीखी, गिनती से आपने फिर गुणा भाग सीखा, उन्हीं उन्हीं सीखे हुए चीज़ों का उपयोग हम अब जब बाजार में जाते हैं तब चीज़ें खरीदने में, मोल भाव करने में, घटाने में इनका उपयोग करते हैं। यानी कि इनका सीखना संगठनात्मक रूप है, इनका कोई सीखना अलग अलग नहीं होता। एक सीखना दूसरे सीखने को प्रभावित करता है। आगे विशेषता लिखेंगे, सीखने का सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे कि आप यहाँ अभी सीखने के लिए आए हैं तो ये सीखना आपका उद्देश्यपूर्ण है, बिना उद्देश्य के नहीं सीख सकते। अगर व्यक्ति बिना उद्देश्य के सीखे तो उनके सीखने में तीव्रता नहीं होगी, कुछ ना कुछ करता है, उल्टा पुल्टा करता रहेगा और तीव्र रूप से नहीं सीख पाएगा। अगर उनके पीछे कुछ उद्देश्य है, जैसे कि आप अभी गणित सीख रहे हैं तो गणित सीखने के पीछे आपके एक उद्देश्य रहेगा,